उत्तर प्रदेश इस वक्त मैं टीवी स्क्रीन पर लेकर के आऊंगा, बड़ी स्क्रीन पर लेकर के आऊंगा। यूपी क्या कहता है, और यूपी का फिगर ही मैजिकल फिगर है। यहाँ पर क्योंकि डबल इंजन की सरकार, सबसे बड़े सियासी प्रदेश का ओपिनियन पोल आपके सामने आना जा रहा है, क्योंकि 80 की 80 सीटें जीतने का दावा यहाँ पर कर रहा है। और बीजेपी 73 पर, ये टैली को 62 से 73 तक ले जाती हुई 2 पर आरएलडी साथ ही है, और यहाँ पर 2 एडीएस है, सपा 3 के करीब आती हुई, और कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पा रही है। बीएसपी के खाते में एक भी सीट नहीं है। मयंक, 80 का 80 का टारगेट है, लेकिन फिर भी दिस इज अ मैजिकल फिगर अगर ये आंकड़ा आ रहा है। ओपिनियन पोल बहुत अच्छी वेव दिखा रहा है बीजेपी को। बिल्कुल, आप देखेंगे इसमें काफ़ी सारा जो योगदान रहा है वो योगी जी का रहा है। ये सीट, ये एक एस्ट्रोनॉमिकल फिगर है हम लोगों के लिए। जब हम लोग ज़मीन पे थे तो हम लोग को ये समझ में आ रहा था कि आरएलडी से इन लोगों की जो इन लोगों ने गठबंधन किया उसका फ़ायदा इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा कई दूसरे क्षेत्रों में भी मिलेगा। दूसरे एडजेसेंट सीट्स पे भी आरएलडी से गठबंधन इनको फ़ायदा देता हुआ दिख रहा है। आरएलडी खुद के लिए 2 सीट ले रही है, लेकिन कहीं ना कहीं 2 सीट और है जहाँ पे ये फ़ायदा दे रही है बीजेपी को। इसके साथ साथ अपना दल है जो 2 सीट उनके पास आ रहा है। समाजवादी नुकसान क्यों है इतना? उनको नुकसान कहीं ना कहीं है। जैसे 2 सीट अगर हम लोग ले लें, रामपुर और मुरादाबाद, यहाँ पे एज हम लोगों को समाजवादी में दिख रहा था, बट ड्यू टू इनफाइटिंग उनके आपसी जो मसले हैं उसको देखते हुए ये 2 सीट से समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं इन दोनों सीट से हाथ। कांग्रेस 0। बिल्कुल, कांग्रेस को हम लोग को एज अभी भी दिख रहा था। अगर ये यहाँ से जीतती, यहाँ से इन लोगों ने अनाउंस किया होता अमेठी और रायबरेली, अभी बिल्कुल एडवांटेज आ सकता था। तो तमाम मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वंदना, आप जा सकती है, तमाम मेहमानों का रिएक्शन ले सकती है। आंकड़े हमने आपको दिखा ही दिए। बिल्कुल, विजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। नीरज मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। विजय शर्मा जी, शुरुआत आप से, क्योंकि 80 लोकसभा सीटों में 73 आपकी तरफ जाती हुई नजर आ रही है। अच्छी खबर तो है, लेकिन 80 के 80 जो क्लीन स्वीप की बात आप कर रहे थे उसमें थोड़ा सा पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। विजय शर्मा जी के पास हम दोबारा जाएंगे। हिमांशु भट्ट जी हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु भट्ट जी, ये जो प्रेडिक्शन है ये बताने के लिए काफी है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता निकलता है, और उत्तर प्रदेश पर सबसे ज्यादा फोकस बीजेपी का नजर आता है। 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने की बात कही जाती है, लेकिन 73 सीटों तक, हालांकि पहले से तो काफी इंप्रूवमेंट नजर आता है। ये आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखा, क्योंकि 62 2019 में जीती थी। एनडीए की बात करें तो 2 अपना दल है, और उसके बाद उपचुनाव हुए, उसमें भी 2 सीटें बीजेपी को मिली, लेकिन 73 का आंकड़ा थोड़ा सा कम लग रहा है। नहीं, थोड़ा सा नहीं, मेरा ये मानना है ये सही आंकड़ा है। उसकी वजह है कि कहीं भी आप देखोगे, शायद ओपिनियन पोल में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा आपको कि हर जगह पे तकरीबन 10% वोट, 10-12% वोट बीएसपी वाले को मिल रहे हैं काफी सीटों के ऊपर। और यही वजह है विपक्ष की हार का, क्योंकि भाजपा का जो वोट बैंक है वो राम लहर में वो तो अपने आप चल ही रहा है। और वो राम लहर के अंदर मुझे जो दिखता था वो ये दिखता था कि तकरीबन 65 से 67 सीटें ऐसी होगी जहां पर देयर बी नो कॉन्टेस्ट, मगर बाकी की जो सीटें हैं वहां पर वो तिकोनी कॉन्टेस्ट के अंदर विपक्ष के वोट बढ़ जाने की वजह से काफी जगहों पर विपक्ष को काफी नुकसान हुआ। और जहां तक रायबरेली की बात है, उम्मीदवार न जाहिर करना, वेल दिखता है। और अमेठी में अब कांग्रेस के लिए जीतना मुझे तो मुमकिन नहीं लगता, इसीलिए मुझे ये आंकड़ा जो है वो सही दिखता है। और कहीं ना कहीं आरएलडी का जो गठबंधन है ना, दैट इज वर्किंग इन फेवर ऑफ बीजेपी। 4 से 5 सीटें ऐसी होगी जहां पर आरएलडी का वोट कन्वर्ट होगा बीजेपी के लिए। आरएलडी का उम्मीदवार वही जगह पे है, तो ये आंकड़ा मुझे तो सही लगता है। ठीक है, रोली तिवारी मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रोली जी, आपका अनुमान क्या कहता है, इस प्रेडिक्शन को आप कैसे देख रही हैं? देखिए, मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि आपने ज्योतिषीय
आकलन की तरह ये सीटों का आकलन भी कर दिया है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ 2019 में देश का सबसे बड़ा गठबंधन हुआ था। उत्तर प्रदेश से जो 80 सीटें आती हैं उनमें जो सबसे बड़ा गठबंधन हुआ था जो बसपा और सपा का हुआ था, उसके बाद लगभग 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी जीती थी, 5 सीटें जो था समाजवादी पार्टी जीती थी और 1 सीट रायबरेली से सोनिया गांधी जी जीती थी। ये 16 सीटें जो कि उन लोगों के साथ पास गई थी। इसमें मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी के जो 10 सांसद थे वो सारे चले गए, 5 लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थिति कमजोर है और आरएलडी के जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाने के बाद अगर आप जिस स्टूडियो में आप यहाँ से बैठी हैं, यहाँ से जाट बेल्ट शुरू हो जाती है। बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, बिजनौर, सहारनपुर, कैराना, जितनी भी ये सीट्स हैं इस पर आरएलडी का एक अच्छा प्रभाव है। यहाँ तक कि इस तरफ अगर आप देखें तो मथुरा, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, यहाँ तक कि फतेहपुर सीकरी, ये सीटें ऐसी हैं जो जाट बेल्ट की सीटें कही जाती हैं। तो जयंत चौधरी जी के आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा होगा और जो बिजनौर और बागपत जयंत चौधरी जी के हिस्से में आई है वो जयंत चौधरी जी भी जीती हुई दिखा रहे हैं। इसके साथ ही साथ एक सीट मैं कांग्रेस को इसलिए देना चाहूंगी बेनिफिट ऑफ डाउट कि अगर वहां से प्रियंका गांधी जी लड़ती हैं रायबरेली से तो संभवतः मेरा अपना यकीन है कि कांग्रेस भी एक सीट उसको निकाल सकती है। इसके अलावा जब समाजवादी पार्टी की बात पर आती हूँ तो मैनपुरी थोड़ी सी मजबूत सीट है। मुलायम सिंह यादव जी का गढ़ कहा गया है, हमेशा से मुलायम सिंह यादव जी के पास वो सीट सपा के पास रही है। तो मैनपुरी, थोड़ा सा फिरोजाबाद भी मजबूत है समाजवादी पार्टी की तरफ से। इसके अलावा एक सीट जो आजमगढ़ है ये थोड़ी मजबूत है क्योंकि 5 के 5 विधायक समाजवादी पार्टी के। इसके अलावा संभल एक सीट है जो मजबूत है, लेकिन संभल में नुकसान ये भी हो सकता है कि आरएलडी जो है वो हट गई है वहां से। समाजवादी पार्टी की नजर आ रही, लेकिन बड़ी बात आपने कही कि जाट वोट बैंक को साधने की जो कवायद की गई चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने के बाद उसका फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। मुकेश त्यागी जी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि चौधरी चरण सिंह जो जाट के सबसे बड़े नेता हैं और पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके बेटे अजीत सिंह जी और उनके फिर पोते जयंत चौधरी, मैं समझता हूँ जाटों में जो इस प्रकार का उनपे अनकंडीशनल समर्पण है। और देखिए लास्ट टाइम तो रालोद चला गया था सपा के साथ और बसपा के साथ, लेकिन इस बार समीकरण में बिल्कुल बहुत बुनियादी तौर से विच्छेदन आ गया है। अब आप बसपा अपने चुनाव लड़ रही है, रालोद भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया, तो वेस्टर्न यूपी बेल्ट में चाहे वो सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, रामपुर, तमाम ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर जाटों का बहुत बड़ा वर्चस्व है। और मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री का जिस प्रकार से समर्पण चौधरी चरण सिंह जी के लिए हुआ है उससे वोटों में बहुत फर्क आएगा। और भी पोल मैं बता दूं, मोड ऑफ द नेशन के भी पोल आपके पोल से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। उनका भी 70 से 72 तक का प्रेडिक्शन है कि 70 से 72 उत्तर प्रदेश में आएंगे। और जिस प्रकार से योगी और मोदी जी का ट्विन सरकार है, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को जिस प्रकार से योगी जी ने अपने बिल्कुल कंधों पर संभाल के रखा और जिस मेहनत से वो काम कर रहे हैं, हर प्रकार से वहां पर विकास की राजनीति हो रही है। नोएडा के अंदर आप देखिए वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट नंबर राम मंदिर का मुद्दा, योगी जी का चेहरा, दो बड़ी बातें आपने कही। उमाशंकर पांडे जी, गठबंधन को कहां पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? क्योंकि अभी मुकेश जी ये कह रहे हैं कि जो हमने टारगेट लिया है हम बिल्कुल सही निशाने पर तीर चला रहे हैं। देखिए वंदना जी, मैं वहीं से शुरू करता हूं जहां पर ये लोग अपनी ताकत बता रहे हैं। आरएलडी की बात कर रहे हैं कि आरएलडी के आने से ताकत बढ़ गई है। शायद इनको याद नहीं है कि जब अजीत सिंह जी पिछला चुनाव लड़ रहे थे, सपा बसपा ने उनको समर्थन दिया हुआ था, मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, फिर भी अजीत सिंह जी चुनाव नहीं जीत पाए थे। ये आरएलडी की असली ताकत है। जयंत चौधरी जी चुनाव नहीं जीत पाए थे और जयंत जी तो कहते हैं वो चौनी छाप लीडर हो गए। तो और स्थिति देखिए मुजफ्फरनगर में क्या चल रहा है। संजीव बालियान को खुद उनके सोम ठाकुर जी कह रहे हैं कि गुंडों की फौज लेकर चल रहे हैं। तो ये एक तरफ तो उनकी ताकत जीरो हो चुकी है। किसान, नौजवान, वो आरएलडी के इस निर्णय, जयंत चौधरी के अरविंद चतुर्वेदी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो कि यूपी चैनल हेड है। अरविंद, मैं लगातार देख रहा हूँ, ग्राउंड पर आप हैं और एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को बहुत क्लोजली जो है मॉनिटर कर रहे हैं। 73 अगर बीजेपी है, सपा का सबसे बड़ा नुकसान है। वोट ट्रांसफर भी हम देख रहे हैं कि जो आरएलडी का है वो बीजेपी में जा रहा है और बीजेपी और इंटैक्ट हो रही है। आपने जो देखा ग्राउंड पर वो क्या है? देखिए, कोई कुछ भी कहे, लेकिन लोगों का मोदी में विश्वास है। उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी हैं तो कुछ भी संभव है। क्योंकि अभी आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी मैं गाजियाबाद में बहुत सारी जगहों पे चौपाल करके आया हूं, लोगों से बातचीत कर रहा था।
तो लोगों ने यहाँ पर जो टिकट में बदलाव हुआ उसको लेके हमसे बातचीत की। उनका ये कहना था कि नहीं, वीके सिंह का टिकट कटा है, ग्रामीण इलाकों में थोड़ी नाराजगी है, लेकिन जब मोदी की बात आती है तो वो ये बातें पीछे चली जाती हैं। यानी नरेंद्र मोदी के नाम पे जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है उसके आगे बाकी लोग टीके हैं, इसको कहने में मुझे जरा सा भी गुरेज नहीं है। हाँ, इंडिया गठबंधन ने एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश की है, लेकिन सब जगह पे अलग अलग जगहों पे बिखराव नजर आ रहा है। आप देख रहे थे कि किस तरीके से बनारस में समाजवादी पार्टी ने पहले सुरेंद्र पटेल का टिकट घोषित कर दिया, बाद में अजय राय का टिकट घोषित किया गया, बाद में जो है बहुत सारी जगहों पे अलग अलग प्रत्याशी हटाए गए समाजवादी पार्टी की तरफ से। आप देखिए प्रयागराज में उज्जवल रमण सिंह को कांग्रेस ने ज्वाइन कराया, जबकि वो समाजवादी पार्टी, उनके पिता ने पूरी जिंदगी समाजवादी पार्टी को दे दी। तो प्रश्न यहाँ पर ये नहीं उठता है, प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि जो बातचीत हो रही है उसमें आपस में कितनी समानता है सोच में, विचार में, क्योंकि जब तक आपका सोच और विचार एक साथ नहीं होगा तब तक आप चीजों को वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। जो एक बात सबसे ज्यादा कॉमन यहाँ पर नजर आ रही है वो है मोदी का चेहरा, और उन्हें लोग पसंद कर रहे हैं। आपने बताया ग्राउंड जीरो पर भी जब लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं तो ब्रांड मोदी के तौर पर इस बार के चुनाव में उनको देखा जा रहा है। साथ ही योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र बहुत से लोग करते हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर, 2024 के चुनाव में 2019 के मुकाबले आप अपनी पार्टी को इस बार कैसे देख रहे हैं? वंदना जी, सबसे पहले तो मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन ये है कि अगर मैं अपनी बात रख रहा हूं तो आप बीच में जो टोकना शुरू कर देते हैं, या जो आपके साथी और जर्नलिस्ट हैं जो बीच में अपनी बात रखना शुरू कर देते हैं, या तो पहले रख लें या फिर बाद में। नहीं, आप अपनी पूरी बात करिए सर, आपको मौका मिल रहा है, बोलिए। आप मुझे मुझे 3 मिनट दीजिए, पर मुझे बोलने दीजिएगा पूरी बात। अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो फिर मैं आपका शो छोड़ दूंगा। मैं आपसे पहले 1 मिनट आपने ऐसे ही गवा दिया सर, बोलिए जी। अब सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति में आपको शुरू करता हूं जहां से आप कहना चाह रही हैं। भारतीय जनता पार्टी में गाजियाबाद में वीके सिंह पिछली बार 5 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अतुल गर्ग जी, उनको धक्के मारकर गाजियाबाद की जनता कह रही है कि नहीं, हम आपको चुनाव हरवाएंगे। उसका कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा अंतर विरोध है गाजियाबाद की सीट को लेकर के, और उसमें ज्यादातर जो राजपूत समुदाय के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारे राजपूत का अपमान हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए गाजियाबाद जैसी सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नहीं दिख रही है। दूसरा जो फैक्टर आप बता रही हैं, जाट फैक्टर, अब मैं जाट फैक्टर बता देता हूं। जयंत चौधरी जी को भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने लाठी से मारा था, और उस लाठी की गूंज एक एक जाट के दिमाग में आज भी उसको पिंच करती है। और जब भी किसी जाट से हम लोग बात करते हैं तो कहते हैं हम किसी भी हालत में जैम से ज्यादा गम आपको लगता है सर, इसलिए आपको छोड़कर चले गए। इस बात को आप शायद समझ नहीं पाए जो इशारा उन्होंने दिया, लेकिन अब जो जनता जनादेश देगी उस पर हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। लेकिन ओपिनियन पोल की हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बाद, आप रुख कर लेते हैं उत्तराखंड का, क्योंकि उत्तराखंड में 7 लोकसभा सीटों पर लगातार बीजेपी की जीत देखी जा रही। 5 लोकसभा सीटें, माफ कीजिएगा, और 5 पर 2014 में भी 2019 में भी बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। इस बार 2024 में जो जनादेश है वो किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? ओपिनियन पोल में जो सर्वे सामने आया है वो क्या कहता है? सचिन, ओवर टू यू। बिल्कुल, बात कर लेते हैं उत्तराखंड की देवभूमि की। तो कुल मिलाकर के इसके ऊपर जा नहीं सकते, इसके नीचे आ नहीं रहे हैं, तो वोट यहां पर बढ़ ही रहा है। 5 में से 5 सीटें एक बार फिर से, यानी कि एक ऐसे बच्चे की तरह जो एग्जाम में बैठ रहा है मयंक, और लगातार 100 में से 100 लेता चला जा रहा है, और जो बाकी ऑपोजिशन है और जो बाकी लोग हैं वो भी कंपटीशन देने की तैयारी में हैं, सब क्लास में होते हैं, लेकिन उत्तराखंड को नहीं क्रैक कर पा रहे हैं। विधानसभा में जिस तरीके से हमने देखा मुख्यमंत्री के चेहरे चेंज किए गए थे, उसके बाद अब यहाँ पर आए थे, और लोकसभा तक उत्तराखंड कोई क्रैक नहीं कर पा रहा है एक्सेप्ट बीजेपी। बिल्कुल, यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं कि जो देवभूमि है वहाँ वो राज्य, अगर आप उत्तराखंड को माने, हिमाचल को माने, दोनों ही सेफ राज्य में बीजेपी ने शुमार कर लिया है। और ये इनके पास मुझे लगता है लास्ट टाइम से ज़्यादा वोट शेयर इस बार बीजेपी लेके आ रही है उत्तराखंड में। तो कोई ऐसी सीट आपको लगा उत्तराखंड में कि जहां फंस भी रहा है, मुकाबला है भी, क्योंकि बहुत अच्छे मार्जिन से पिछली बार भी सीटें निकली थी? इस बार हम लोगों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में जो हम लोगों के 3 टोटल सर्वे हुए थे, शुरुआती दौर में कहीं ना कहीं हरिद्वार हम लोगों को फंसता हुआ दिख रहा था। बट उसके बाद जब हम लोगों ने पूरा सर्वे को एनालाइज किया तो कहीं पे भी बहुत ही आराम से बीजेपी निकाल रही है 5 सीट।
संदीप श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, रेजिडेंट एडिटर। संदीप, देवभूमि तो इस वक्त जो है बीजेपी के साथ खड़ी नजर आ रही है और देवभूमि जो है बीजेपी का साथ है। ये ओपिनियन पोल हमारा यही कह रहा है कि 5 में से 5। देखिए, उत्तराखंड एकदम विपरीत परिस्थितियों वाला प्रदेश है और यहाँ 2009 में 5 की 5 कांग्रेस पाई थी, उसके बाद 2014 में 5 की 5 भाजपा पाई और 19 में भी 5 सीटें भाजपा पाई थी। आज कहा जा सकता है कि विकल्प विहीन चुनाव हो रहा है। अगर मान लीजिए कोई भारतीय जनता पार्टी से नाराज है या मोदी से नाराज है, उनके सामने विकल्प नहीं है, उस विकल्प का भी फायदा मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए आप ये मान सकते हैं कि 5 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में अग्रणी भूमिका में है। और कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है, कांग्रेस ने जिस तरह के प्रत्याशी यहाँ पे खड़े किए हैं वो पहले ही हार मान चुकी है। ऐसे चेहरे उन्होंने दिए हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी जाहिर सी बात, तभी हरीश रावत से लेकर के तमाम जो बड़े चेहरे थे वो नजर नहीं आए और ये कहा गया कि कैसे इन फाइटिंग है और ये साफ नजर भी आ रहा था। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, लगातार ओपिनियन पोल जारी है, सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, वापस आ रहे हैं।